नमस्कार श्वेता Okay. जी। राधे राधे आपको। Hello. Hi. Radhe Radhe. Yeah. Thank you. Same here. तो बहुत खुशी हो रही है आपसे जुड़कर। एक सरियल सा फीलिंग हो रहा है कि आपसे आपको Thank you. बचपन में जिस शो में देख के बड़े हुए हैं, तो आपके हाँ साथ जी जी. फेस टू फेस आ गए आज। सो Thank you. Thank you बहुत so बहुत much. धन्यवाद आपका। और Thank you. हमारी Pleasure is all mine. और हमारी Thank you. संस्था जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल ऑफ कॉस्मिक रिलीजन, Yeah उनके yeah. सभी मेंबर्स और आपके जो भी फैंस हैं, और जो भी हमारे वॉशिंगटन डीसी एरिया में जुड़े हैं हमारे साथ, सबकी तरफ Okay. से आपको बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद आपका कि Thank आपने you. हमें Thanks. बातचीत करने का ये Thank मौका you. दिया। Thank you. Pleasure is all mine. Thank you. मुझे अ, बुलाने के लिए इंटरव्यू के लिए आई नो बहुत टाइम से पेंडिंग हो रहा था, नहीं हो पा रहा था, बट फाइनली आई कुड जस्ट मेक possibly do it. So thank you so much. थैंक यू। सो हैप्पी कि वहां पे भी लोग देखते हैं, आपने देखा हुआ है श्री कृष्णा. इट्स सच अ नाइस फीलिंग. इट्स वंडरफुल टू नो ऑल दिस. सीरियसली हाँ ग्लैड. हाँ हाँ, आपका तो इंटरनेशनल फॉलोइंग है, क्योंकि हाँ हाँ, थैंक यू. जब से वो रामायण महाभारत और आपके श्री कृष्णा या सीरीज, या. वो यस ये तीन यस जो हैं यस. वो बहुत लैंडमार्क सीरियल्स हैं। और हम सब बिल्कुल बिल्कुल. यस. इंडियन, जो हमारे देसी दुकानें हैं इधर, सब उधर वीडियो कैसेट रखते थे उनका। और हम ओह. हर हफ्ते या 2 हफ्ते उनको डिलीवरी मिलती थी कि आज पार्ट 5 आ गया, 6 आ गया। तो जब भी हम दुकान में जाते थे, बोलते थे कि ओके, वो रामायण ले जाइए, पार्ट 6 आया है ऐसे। तो हम ऐसे ही ओह, जाके दैट रेंट मीन्स. करके लाके देखते थे। ओके, दैट्स बहुत मतलब रेंट करके यहाँ पे भी, इंडिया में भी एक्चुअली इसका ऐसा ही होता था मेरे ख्याल से तब भी. हम्म। बट वहाँ होना, वहाँ पे देखना, वहाँ लोग देखते थे. सच अ ग्रेट फीलिंग एंड ग्रेट नाइस टू नो इट. सीरियसली. ऑब्वियसली इंडियंस हैं हमारे सारे पूरी दुनिया में. सो इस वजह से भी काफी चीजें उपलब्ध होती हैं वहाँ पे. So that is also the reason. But so glad to know it. Really. हमारे दर्शक हैं अभी, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, क्योंकि लोग आपको राधा के रोल के लिए जानते हैं ज्यादातर, लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं। अगर लोग फॉलो कर रहे हैं तो उनको मालूम होगा, लेकिन जो भी आपको बहुत सालों के बाद देख रहे हैं, उनको जरूर बताना चाहूंगा कि आप अकॉम्प्लिश्ड क्लासिकल डांसर भी है कथक में। आपने क्लासिकल ट्रेनिंग ली है उसकी। और आपकी एक्टिंग डेब्यू जो है श्री कृष्णा से नहीं हुई है। आपने फिल्में किए हैं। राकेश रोशन साहब के जो पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, खुदगर्ज, और खून भरी मांग, किशन कन्हैया, वो सब राकेश रोशन की फिल्में थी। अम, और उनमें से दो जो है वो मुझे बहुत पसंद है, खुदगर्ज Okay. और किशन कन्हैया। किशन कन्हैया ज्यादातर पसंद है क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग फिल्म थी। Yeah, yeah. और परिंदा भी किया है आपने, माधुरी दीक्षित का रोल, जो छोटी बच्ची बड़ी बनकर माधुरी दीक्षित बनती है। तो सो आपकी एक्टिंग की जर्नी वहां से शुरू हुई। फिर Yeah. आपने श्री कृष्णा के बाद भी बहुत से शोज किए हैं टीवी में, पौराणिक और सोशल ड्रामास भी। तो उनमें से कुछ श्री गणेश, महारथी, कर्ण, सिया के राम, और गुंजन, केसर, वो सब कुछ टीवी सीरीज किया है आपने। तो अ, आप कुछ कहिए हमारे दर्शकों को, इससे पहले कि हम आपसे कुछ सवाल जवाब करें। आप कुछ कहिए उनके लिए। या मैं यही कहना चाहूंगी कि अ, ये जो एक शो है कृष्णा, जिसकी वजह से लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और जुड़े हुए हैं आज भी, ये अपने आप में इतनी ग्रेट फीलिंग है कि आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे
मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे भगवान ने कुछ चुना है इस किरदार को निभाने के लिए। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, इट इज ऑल प्रीडेस्टाइन्ड। और तो आई एम वेरी ग्लैड कि इतने सालों के बाद भी लोग जितने हैं पूरी दुनिया में जितने भी हमारे इंडियंस हैं, वो आज भी ये जो 3 जो शोज आपने बोले लैंडमार्क हैं जो टीवी के, उसमें से एक शो का मैं हिस्सा रही हूँ और इस बात का मुझे बहुत प्राउड फील होता है। एंड आई ऑलवेज थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और जिसकी वजह से आज इतने साल के बाद भी हम बैठ के उसी शो के बारे में बात करें। सो इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग। या कुछ शोज जैसे आपने कहा वो टाइमलेस होते हैं, वो भी भगवान से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम होते हैं वो हमारे मन में बस जाते हैं, हमको आस्था है उसमें, तो इसीलिए हम भूल नहीं सकते कितने भी साल हो जाए। यस तो अभी शुरू करें? जी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आपके शुरू से शुरू करते हैं, जहाँ बचपन में आप डांस सीखती थी। बहुत कम उम्र से शायद आपने शुरू किया था, है ना? हाँ, मैंने एक्चुअली क्लासिकल सीखना शुरू किया था 4 साल की उम्र में। अच्छा। और हाँ, और मैंने परफॉर्म भी मतलब स्टेज लाइव परफॉर्म भी मैंने 4.5 years की उम्र में कर दिया था। लाइक आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज आल्सो व्हेन आई वाज 4.5 years old. So yeah, that was my journey. वहाँ से मेरी जर्नी डांस की शुरू हुई बेसिकली। जो मेरा स्टेज का जो पूरा सफर रहा है, लाइव शोज और लाइव परफॉर्मेंसेस जो रहे हैं। एक्टिंग बहुत बाद में मेरे आई है, बहुत बाद में भी नहीं कह सकती। खुद गर्ल्स वाज माय फर्स्ट फिल्म ऑब्वियसली। सो बट 4 years when I started and खुद गर्ल्स happened when I was I think 7.5, 8 years old. Oh, okay. So yeah, that was एक पूरा डांस का जो मेरा एक जर्नी है वो पहले शुरू हो गया था। और एक्टिंग डांस की वजह से मुझे एक्टिंग का ऑफर आया था एक्चुअली। सो मेरा डांस देखा था राकेश रोशन जी ने किसी कैसेट में। मैंने कोई शो परफॉर्म किया था, उसका लाइव उसका कैसेट उन्होंने देखा था एंड ही रियली लाइक्ड इट। और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया अपनी ये फिल्म के लिए, पहली डायरेक्टोरियल फिल्म। सो दिस वाज द होल जर्नी स्टार्टेड वहां से मेरी फिल्मों की और मेरी एक्टिंग की जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई। हाँ, तो आपको डांस का आपका खुद का इंटरेस्ट था डांस में, या आपके पेरेंट्स ने डाला और फिर से आपको डेवलप हो गया? नहीं, एक्चुअली मैं डांस I'm so sorry, this is little, let's see, 1 minute. नहीं, कोई बात नहीं। So dance happened actually ऐसा my parents says कि मैं जब भी born हुई थी तो I was very inclined towards music. So जब भी म्यूजिक प्ले होता था या कुछ लाइक उस वक्त इतना टीवी पे तो कुछ आता नहीं था, तो जो भी रेडियो वगैरह पे जो म्यूजिक प्ले होता था या कुछ सॉन्ग्स आते थे, आई यूज्ड टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट मैं मतलब अपने आप डांस या स्टेप्स करने लगती थी लाइक वेरी स्मॉल एज। सो आई थिंक आई हैव दिस कनेक्शन कुछ पिछले जन्म का है, ऐसा मुझे फील होता है डांस से रिलेटेड। तो फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए डाला। सो दैट इज हाउ ऑल हैपेंड। ये डांस का जो है ऐसे शुरू हुआ था सिखाना। मेरे क्या बोलते हैं, मेरे मॉम डैड ने डिसाइड किया कि इनको सिखाना चाहिए, तो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग में मुझे डाला गया। अच्छा, सो दैट इज हाउ इट स्टार्ट। तो आपने बहुत से इंटरनेशनल शोज भी किए हैं, आपने कहा है, आपके वीडियो में भी कहा है। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि श्वेता जी का एक खुद की एक यूट्यूब चैनल है राधा के संग। मैं भी खुद सब्सक्राइबर हूँ और बहुत से आपके मीनिंगफुल वीडियोस डालते हैं आप, जो बहुत से हमको इंसाइट मिलता है, जो आपके इंटरेस्ट हैं वो भी आप शेयर करती हैं और जैसे लोगों को फायदा भी हो।
लेकिन उसमें आपने कहा था कि आपने बहुत से यूरोप में और बहुत सी जगह जाके स्टेज शोज किए हैं, तो जी आपको बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। आपको यूरोप में शायद कुछ मिला था, राइट? या एक्चुअली आई हैड गॉन, मैं यूरोप टूर पे गई थी और लंदन में लाइक इट वाज 2-2.5 महीने का ट्रिप था पूरा मेरा। और मैं परफॉर्म करने गई थी और वहाँ मुझे बेस्ट चाइल्ड डांसर का अवार्ड मिला था फॉर यूके एंड यूरोप। सो वो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, अचीवमेंट है जो मुझे दिया गया था। एंड इट्स एन अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आप कह सकते हैं उसको। सो या तो आपको कभी ये थॉट आता है अभी कि अगर एक्टिंग आपके लाइफ में नहीं आता, एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं आती आपको, तो आप डांस को ही कुछ आगे ले जाके कुछ बड़े लेवल पे आप डांस में ही कुछ प्रोफेशनल? क्या क्वाइट पॉसिबल हो सकता था ऐसा, क्योंकि एक्टिंग आने से मेरा थोड़ा डाइवर्जन हो गया। हाँ, Like I was not totally into dance then because मुझे टाइम नहीं मिलता था, because I was acting also, then I was studying also, और मैं डांस at the same time लर्न भी कर रही थी। लाइक मैं कथक सीख भी रही थी, परफॉर्म भी कर रही थी और एक्टिंग भी कर रही थी, तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही थी। अच्छा। तो उस वजह से थोड़ा डाइवर्जन हो गया, डांस मेरा छूट गया बेसिकली अगर कहें तो। लाइक वेरी अर्ली आई लेफ्ट डांस और 90 late 90s I almost stopped performing on stage. So वहां से वो छूटा तो फिर I was totally into acting. बट हाँ, अगर जैसा कि आपने बोला कि अगर मैं एक्टिंग में नहीं होती तो डेफिनेटली मैं डांस से रिलेटेड ही कुछ अभी भी कर रही होती। और आई वुड हैव, मतलब मैंने शायद अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया होता डांस से ही रिलेटेड, बिकॉज दैट वाज वन थिंग आई वांटेड टू डू। अच्छा, एंड लेट्स सी अगर कुछ हुआ आगे तो आई माइट जस्ट डू इट समडे, होपफुली। अभी भी आप कर सकती हैं ऐसा, आप चाहे तो। हाँ, yes, that's what कि मैं कर सकती हूँ, and hopefully that's what I said, hopefully you never know, I might just do it again, because dance is my first love, my passion, and Yes. that is what it is. Dance is more than acting. I'm a very dancer more than an actress, so that's वो एक चीज है, connection, yeah. और मुझे ऐसा लगता है कि डांस की दौरान डांस के मतलब उसके साथ साथ ही एक्टिंग की नैक आ जाती है, क्योंकि डांस भी एक तरह के एक्टिंग है, राइट? लाइक एक्सप्रेशंस Right, right. हैं, आप स्टोरी बता रहे हैं। Absolutely. एब्सोल्युटली, ये एक्चुअली डांस फॉर्म जितने भी हैं हमारे, हाँ, स्पेशली जो ये इंडियन डांस फॉर्म्स हैं जितने भी है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, उनका एक ये बहुत फायदा है कि इफ यू लर्न दैट प्रॉपर्ली तो आप अपने आप क्योंकि उसमें अभिनय अपने आप होता है। इट हाँ, इज डांस इज ऑल अबाउट अभिनय ओनली। तो अगर आप डांस सीख रहे हैं और कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो एक्टिंग के स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग, वो ऑटोमेटिकली आप वो भी सीख रहे हो साथ में। सो इट्स एक्चुअली कि आपकी बेसिक जो ट्रेनिंग है एक्टिंग की वो पूरे डांस से ही हो जाती है। हाँ, इज लाइक बिल्कुल। या तो फिर आपके फिल्मों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद तो आपने बहुत से उस समय के बहुत से जो हिट कलाकार थे, अनिल कपूर साहब और माधुरी दीक्षित और रेखा जी, उन सब के साथ आपने काम किया, तो आपको कुछ यादें हैं या कैसे हुआ करता था उनके साथ? अनुभव कैसा था आपका उनके साथ?
या बहुत सारी यादें हैं एक्चुअली। सो बिकॉज फिल्में भी इतनी सारी हैं, एक्टर्स भी इतने सारे और इतने बड़े बड़े एक्टर्स उस वक्त के, सब लेजेंड्स हैं। हाँ एंड उनके साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, टू बी पार्ट ऑफ इट एंड टू जस्ट शेयर द फ्रेम विद देम, उनके साथ फ्रेम शेयर करना, अपनी लाइनें बोलना, एक्ट करना, सो इट्स अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है एंड बहुत ग्रेट फील है। बट उनके साथ काम करके आप ये सीखते हो कि हाउ डेडिकेटेड दे आर, और कैसे वो अपने साथ के जितने सह कलाकार होते हैं, जितने को एक्टर होते हैं, उनको कितना ईज फील कराते हैं। दो आई वॉज तो वेरी बच्ची, लाइक आई वॉज अ किड, मुझे तो वैसे ही ट्रीट किया जाता था लाइक अ किड ओनली। सो आई यूज्ड टू लाइक व्हेन आई वाज डूइंग खून भरी मांग, जब मैं खून भरी मांग कर रही थी रेखा जी के साथ, तो लाइक जब शूट नहीं होता था तो हम दिन भर मस्ती करते रहते थे, लाइक उनके कमरे में ही दिन भर रहना, उनके साथ खेलना, उनके साथ मस्ती करना, यही पूरा रूटीन होता था। सो बाकी जितने भी एक्टर्स हैं सबके साथ अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग किस्से हैं, कहानियां हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं। माधुरी जी के साथ ये जुड़ा है मेरा कि मैं, क्योंकि शी इज ऑल्सो अ वेरी फैंटास्टिक डांसर, क्लासिकल डांसर, वो तो हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया उनकी फैन है, कायल है। हाँ तो दो आई वाज आल्सो लर्निंग कथक एट दैट टाइम, और माधुरी जी तो थी तभी शुरू शुरू में ही माधुरी जी की एक्चुअली वो दो तीन शुरू शुरू की फिल्में थी किशन कन्हैया। सो सो हुआ ये कि जब उन्हें पता चला कि मैं भी डांस जानती हूँ और मैं कथक सीख रही हूँ, तो हम कभी कभी साथ में रिहर्स कर लेते थे उनके कंपनी के रूम में जाके। आई यूज्ड टू जस्ट रिहर्स, मैं मेरे को बोलती थी तू करके दिखा, व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट यू नो, सो यू टेल मी, चलो साथ में विल जस्ट परफॉर्म लिटिल जिग और ऐसे सब कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे दो तीन सेशंस काफी बार हुए। इनफैक्ट रेखा जी के बारे में मैं ये बताऊंगी, उनके साथ मेरी सबसे अमेजिंग याद जो जुड़ी है वो ये है कि she likes to sing, that is also one thing about her, उनको गाना बहुत पसंद है। तो वो उनका एक जो बहुत ही फेमस सॉन्ग है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, फ्रॉम द फिल्म, तो शी यूज्ड टू लाइक वाचिंग मी डांस ऑन दैट सॉन्ग। तो वो क्या करते थे कि जब भी उनके उनके क्योंकि हम बाहर शूट कर रहे थे, बाहर इन द सेंस वी वर शूटिंग आउटडोर, हम कूर्ग शूट कर रहे थे, इसकी पूरी फिल्म जो है, हाफ द पोर्शन ऑफ द फिल्म खून भरी मांग शूट हुआ है कूर्ग में। अच्छा तो, हाँ, इट्स इन साउथ। सो कूर्ग में जब हम शूट कर रहे थे तो उनका जो कमरा था, उनका जो रूम था होटल में, अच्छा वहाँ पे मैं जब भी वहाँ पे उनके कमरे में बैठी रहती थी और उनके कमरे में कोई मिलने आ गया या कोई आ गया मिलने, तो शी यूज्ड टू जस्ट टेल दैट पर्सन कि तुम अभी बैठो एंड कम ऑन श्वेता यू हैव टू डांस। तो शी यूज्ड टू सिंग, बोलती थी कि मैं गाऊंगी और ये डांस करेगी और देखना कितना अच्छा डांस करेगी। तो शी यूज्ड टू रियली लव वाचिंग मी डांस ऑन हर नंबर, दिल चीज क्या है, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। हाँ, ये पूरा सुनने में ही अमेजिंग मतलब लगता है और हाँ, बहुत सुनने में अमेजिंग लगता है हम सबको क्योंकि आप भी उनके साथ अब लेजेंड होगी। नो नो हमारे लिए तो आप लेजेंड है। तो थैंक यू सो मच। तो आपने जिनके साथ काम किया वो किया, लेकिन और कोई एक्ट्रेस थी या एक्टर थे उस टाइम के जिनके साथ आपको स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता तो आपको कुछ ऐसा एस्पिरेशंस थी? हाँ, एक्चुअली मेरी एक फिल्म में मेरी इच्छा जो है वो रह गई, मैं एक फिल्म करने, आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ श्रीदेवी जी, मैं भी ह्यूज फैन। बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ या सो अनफॉर्चुनेटली जब वो हमें छोड़ के गई 2 साल पहले, तो मैं 4-5 दिन तक आई वाज वेरी डिस्टर्ब एक्चुअली,
and I did not even eat properly, sleep properly. I was just crying and howling and all that. So I just couldn't take it. कि she no more. So हुआ ये कि ये एक मेरी जो इच्छा है वो अधूरी रह गई. मैं कहना चाहूंगी कि एक श्रीदेवी जी थी, मैं एक फिल्म शायद करती जो थी लम्हे, और बट आई वाज आल्सो सिलेक्टेड फॉर लम्हे, उनका बचपना करने के लिए श्रीदेवी जी का. Oh wow. सो या बट हुआ ये कि मेरे डेट क्लैश हो गए थे. आई वाज डूइंग समथिंग एल्स उस वक्त. आई थिंक आई वाज ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर माय शोज. तो वो डेट क्लैश की वजह से आई हैड टू लीव दैट फिल्म. और वो फिल्म मैं नहीं कर पाई. सो वो एक चीज मेरे दिल और जहन में हमेशा रहेगी कि आई हैड टू यू नो नॉट डू दैट फिल्म. तो वो एक बहुत मेरा एस्पिरेशन था, लाइक मैं उनके साथ काम करती, भले स्क्रीन शेयर नहीं होती बिकॉज मैं उनका बचपना कर रही थी करती, बट फिर भी हम एक फिल्म एक पार्ट रहती मैं उनकी फिल्म की. तो अच्छा. सो या वो भी बहुत फेवरेट फिल्म है मेरा, लम्हे. लैंडमार्क है वो. माय फेवरेट आल्सो. चांदनी लम्हे इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म आल्सो. तो आपने अभी साउथ के बारे में बताया कि आप कुर्ग में शूटिंग कर रही थी, लेकिन आपने साउथ इंडियन मूवीज में भी काम किया है. ये तो बहुत सरप्राइज होगा लोगों को. शायद तमिल फिल्म थी, राइट? या मैंने और सरप्राइजिंग बात ये है कि मुझे फिल्म जो मिली थी तमिल, पहली फिल्म मेरी, वो मिली भी थी कृष्णा की वजह से, श्री कृष्णा की वजह से. अच्छा. सो या श्री कृष्णा डब होता था साउथ के लिए तमिल में. अच्छा. लाइक वो लोग तमिल में देखते थे श्री कृष्णा. हाँ. पूरा डब होके चलता था वहां पे. सो दैट आल्सो बिकेम वेरी फेमस, श्री कृष्णा साउथ में. सो हुआ ये कि मुझे वहां से बहुत बड़ा बैनर एक है वहां का, अभी भी है. इट्स अ वेरी बिग ह्यूज बैनर. सो दे अप्रोच्ड मी फॉर दिस फिल्म कि हमने ऑब्वियसली मेरे डैड के पास फोन आया. हमारे घर पे तब मोबाइल्स नहीं होते थे, तब से लैंडलाइन फोन्स होते थे. सो माय डैड जस्ट पिक्ड अप द फोन एंड वहां से कहा गया कि हम साउथ से प्रोडक्शन से बात कर रहे हैं एंड आपकी डॉटर जो है, जो श्री कृष्णा में राधा बनती है, उनको हम एज अ हीरोइन साइन करना चाहते हैं. सो माय डैड वाज थोड़ा सुनने में अजीब लगा बिकॉज आई वाज टीनेजर. तो किसी भी टीनेजर लड़की के लिए कोई अगर ऐसे बोलेगा कि यू नो हीरोइन के लिए साइन करना है, इट्स अ वेरी, सुनने में बहुत वियर्ड लगता, अजीब लगता. So the first reaction from my parents was कि अरे वो तो बच्ची है अभी. So they said कि no हमारी जो story है उसमें she is perfectly fit and you don't worry. आप बस आप लोग कल की हम आपको टिकट दे रहे हैं and just fly and come to Chennai tomorrow. So it was that quick and that sudden actually. Wow. So next day, so the next day ticket was in my house and I was in Chennai. Next day flight. Wow. So there I met my hero, the one who was playing my hero, and they just narrated me the whole story. Me, matlab my dad, and just had little conversation and immediately mera. They were actually prepared. They didn't call me to see me or anything like that कि मतलब हम पहले देखेंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं था. I was finalized basically. So as soon as I landed there, I already signed my film. मैंने साइन कर लिया और मेरे फोटो शूट्स हो गए, मेरे बैनर्स लग गए. So बहुत अजीब था बिकॉज मेरे को तो ये टर्म्स में आने के लिए भी आई वाज नॉट दैट, इतना मैं इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं इस चीज को समझ सकूं कि ये मेरे साथ हो क्या. आई वाज दैट, बट मेरा स्कूल था यहाँ पे एंड एवरीथिंग वाज देयर. सो बस हमें डेट्स मिल गई एंड आई वाज शूटिंग आफ्टर
1.5 months. I was on set shooting for my first Tamil film as a heroine with Sarath Kumar. He is a very big star South mein. And I had amazing experience working with Mr. Sarath Kumar. So जो भी South Indian audience होगी ना, they will understand what is Sarath Kumar is. So he was a Akshay Kumar of Tamil industry. That big he was. So doing my first film opposite him was again a very कमाल का experience. बहुत कमाल का था. And मुझे बहुत इतना comfortable feel कराया उन सब ने. Because एक तो I didn't know the language. मेरे को बिल्कुल language का पता ही नहीं था. तो मेरे लिए वो तो मेरे लिए वो लैंग्वेज को बोलना बहुत डिफिकल्ट होता था. बिकॉज आज क्या हो गया है, आज अगर आप कंपेयर करेंगे, आज जो लोग साउथ में फिल्म करते हैं वो हिंदी में ही डायलॉग बोलते हैं. मतलब जो इंडियन एक्टर होगा ना, वो अपना डायलॉग हिंदी में ही बोलेगा, वो उसको तमिल में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. देन दे डब इट एंड देन दे डू व्हाट दे वांट. बट मैंने जब ये फिल्म की थी तमिल, उस वक्त ये हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं होता था. लाइक आपको अपने डायलॉग्स तमिल में मुझे बोलना ही पड़ेगा. लाइक मैंने तमिल में बोला है विदाउट नोइंग अ सिंगल वर्ड. मैं उसको लिखती थी, लाइक इंग्लिश में लिखती थी, एंड देन आई यूज्ड टू स्पीक विद द एक्सप्रेशन, विद एवरी एक बात है कि आपको बोलना है और वो समझ के आपको एक्सप्रेशन भी देना है. एट द सेम टाइम. और आप लैंग्वेज भी नहीं जानते हो कि आप बोल क्या रहे हो बेसिकली. सो एट द सेम टाइम दोनों चीजें मैनेज करना एंड सॉन्ग्स करना, वो सॉन्ग्स को सिंग करना, तो मुझे क्या था कि याद करना पड़ता था. अगर मुझे वो लोग बोलते थे कि कल हम लोग एक सॉन्ग कर रहे हैं, आई यूज्ड टू लाइक रियली मग अप द सॉन्ग. मुझे अपने वर्डिंग को समझना पड़ता था कि वर्डिंग का साउंड क्या. बेसिकली मैं साउंड से ही उसको इनैक्ट कर पाती थी. मुझे साउंड याद, वर्ड का जो साउंड का वाइब्रेशन होता है उसी से मुझे याद करना पड़ता है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू डू इट. बहुत डिफिकल्ट टास्क था. मैंने 2 फिल्में करी, but then I was also studying here, तो possible नहीं हो. तो स्टडीइंग की बात आपने छेड़ी, तो आप कैसे स्कूल वर्क करती थी इन सब फिल्मों के साथ? बहुत डिफिकल्ट होता था, ट्रस्ट मी. मैं स्कूल में मेरा बहुत बंक होता था. मैं स्कूल कंटिन्यू नहीं जा पाती थी. काफी छुट्टियां हो जाती थी. मैं कभी कभी तो अपने मिड टर्म एग्जाम्स में भी नहीं जा पाती थी, बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही होती थी, मैं कहीं शूट कर रही होती थी, या मैं अपने स्टेज शोज में बिजी होती थी. बट या आके फिर थोड़ा सा स्कूल वाले थोड़ी हेल्प कर देते थे. लाइक अलग से एग्जाम दे दिया, पेपर्स कर दिए, या व्हाटएवर, दे यूज्ड टू जस्ट हेल्प लिटिल बिट. बट बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो पाया ये. देन आई हैड टू obviously switch to correspondence online. मतलब स्टडी करनी पड़ी मुझे. I couldn't continue with going to college or going to school. अच्छा. So whatever education after the 12th after the 10th I've done, it is all then via correspondence, because वो फिर possible ही नहीं होता. तो आते हैं श्री कृष्णा की तरफ. आपके राधा के रोल तो इतनी बढ़िया से आपने किया है. उसको जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं और वो सब कुछ, उस कैरेक्टर को आपने लाइफ में लाया है. लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है. थैंक यू. क्योंकि हमारे ग्रंथों में, पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है. वो सुप्रीम भगवान है, कंप्लीट भगवान है, सब कलाएं हैं उनमें. yes. तो उनके इक्वल में राधा जी, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि कृष्ण के इक्वल में कोई है, लेकिन अगर कोई है तो वो राधा जी.
तो क्योंकि एक तरह से देखा जा सकता है कि वो एक ही लेकिन अलग अलग दो रूप उन्होंने लिए थे। तो इतने बड़े हम हिस्टोरिकल मूवीज ये सब कुछ देखते हैं, बहुत से लोग उस कैरेक्टर में घुसने के लिए बहुत से ये मतलब मेथड एक्टिंग ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स भी थोड़ा बहुत से रिसोर्सेज हैं कि कैसे वो शायद वो कैसे उठ बैठते थे, उनके जीवन के बारे में बहुत से कुछ फैक्ट्स है, लेकिन राधा जी के बारे में या किसी भगवान के कैरेक्टर में और आपको भी कोई एग्जाम्पल नहीं था, मतलब आपसे पहले राधा किसी ने नहीं किया। एक्चुअली किया था महाभारत में। महाभारत पहले आया था, बाद में आया था, रियली डोंट रिमेंबर। अच्छा अच्छा, हाँ शायद महाभारत में किया था। हाँ महाभारत में किया था, बट पता नहीं कृष्णा जो था उसके ज्यादा कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद है, सो महाभारत में किया था। तो लेकिन मुझे वो रेफरेंस नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे रेफरेंस नहीं था और ना ही मुझे ऐसा बोला गया था कि ये रेफरेंस है आपके लिए, कि सो यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस और दिस इज योर रेफरेंस। नो, मेरे पास ऐसा मैंने देखा भी नहीं था। और मुझे सच बताऊं तो इतनी कम उम्र में इतने उस कैरेक्टर को समझना, राधा कृष्णा, उनका अमर प्रेम, उसको समझना, उसको जानना, ये मतलब अगर आप बड़े भी हो जाओ या बहुत बहुत ज्ञानी ध्यानी भी हो जाओ तो भी आप नहीं समझ सकते। तो ऑब्वियसली जब हम इतने छोटे थे, हम टीनेज थे, उस चीज को, उस बारीकी को समझना वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि डॉक्टर रामानंद सागर जी इसे बना रहे थे। सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मैन, और वो ही ऐसा कर सकते थे। और उन्होंने जो भी हमको उस वक्त जो ट्रेनिंग दिए, चाहे वो सीन को इमोट करना हो, चाहे किस तरह से बात करनी हो, किस तरह से देखना हो, क्या फील करना हो, क्या महसूस करना हो, क्या हाथ पकड़ा है अगर राधा ने कृष्ण का, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, व्हाट उनके अंदर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें हर सीन के पहले बैठ के पूरी ट्रेनिंग दिया करते थे। और ट्रेनिंग ही नहीं, यूज्ड टू जस्ट इनएक्ट एंड टेल अस कि ऐसे करना है, पूरे इमोशंस के साथ। सो दैट वाज आवर ट्रेनिंग। हमारी ट्रेनिंग ही हुई थी कि हमको सेट पे ही हमको सब ट्रेन किया जाता था कि भाई कैसे आपको सीन करना है, क्या बोलना है, और बहुत आराम से काम होता था, नॉट लाइक आज की तरह। आई एम श्योर आपको पता होगा कि आज तो डेली सोप का जमाना है, रोज आते हैं एपिसोड, डेली शूटिंग होती है। उस वक्त ऐसा नहीं था, कोई डेडलाइंस नहीं थी। ऑब्वियसली डेडलाइंस होती थी कि हाँ भाई नेक्स्ट वीक के एपिसोड टेलीकास्ट होना है। सो लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई अब कल ही होना है, कट थ्रोट। एक तो कंपटीशन भी कट थ्रोट चालू है कि भाई 10 माइथोलॉजी सीरियल आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। वही एक सीरियल आना है और बहुत ईज के साथ, बहुत आराम के साथ, बहुत प्यार के साथ काम होता था। जिस दिन हमको नहीं लगता था कि हम आज कंफर्टेबल नहीं है, नहीं कर पाएंगे, उस दिन पापा जी, रामानंद सागर जी हमको बोल देते कि ठीक है आज नहीं करेंगे शूटिंग, आज तुम लोग आराम, आज हम शूट नहीं करेंगे, जस्ट फील द कैरेक्टर, अपनी लाइंस पढ़ो या अपने लाइंस को याद करो या जिससी कैसे करोगे, रिलैक्स करो और फिर हम आराम से काम करेंगे। और हम बहुत आराम से काम करते थे। इस वजह से यही उसका रीजन है कि आज भी लोग उसको इतना पसंद करते हैं और इतने अटैच हैं सारे कैरेक्टर्स से फ्रॉम श्री कृष्ण। हाँ, आप और स्वप्निल जी का बहुत अच्छा केमिस्ट्री था और इतने अच्छे तालमेल थे आप दोनों में, और इतनी यंग उम्र में आपने इतना बड़ा कैरेक्टर किया, भगवान को लाइफ में लाना लोगों के लिए इतना बड़ी बात है। तो फिर से आपको बहुत बधाइयाँ इसके लिए। थैंक यू सो मच। और आप बहुत रिहर्सल्स करती थी? रिहर्सल्स ऐसे होते थे कि हम जो हमारा टेक होता था, लाइक जो जब हम ओके टेक करने जाते थे उससे पहले काफी समय रामानंद सागर जी हमें देते थे
अच्छा। और समझाने में लगाते थे, नॉट ऐसा कि चलो करते रहो और रिटेक्स पे जब तक होएगा नहीं तब तक, ऐसा नहीं करते। जब तक हमें समझ में नहीं आ जाता कि उसका फील क्या है, तब तक हम टेक के लिए जाते ही नहीं। तब तक हम समझते रहते थे कि वो कहना क्या चाहते हैं, व्हाट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू अस, क्या बोलना चाह रहे हैं क्या। बट ये जो आपने कहा कि मेरा और स्वप्निल की जो केमिस्ट्री थी, हाँ। वो एक्चुअली बहुत कमाल की थी, क्लिक कर गई लोगों को। बिकॉज हम टू बी वेरी फ्रैंक, मैं और स्वप्निल भी बहुत ज्यादा हम ऐसे नहीं करते थे कि हम रिहर्सल करे जा रहे हैं, रिहर्सल पे नहीं, हम दोनों साथ में बैठ के सुनते थे कि वो क्या कह रहे हैं, और बस वो मैजिक हो जाता था। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, मैजिक। मुझे बहुत से मैजिक ही दिखता है। एक्चुअली वो पूरा मैजिक ही था, मुझे ऐसा लगता है। और मैं उस पूरी जर्नी को आज भी जीती हूँ, सच बताऊं। लाइक वो सारी जो मेमोरीज है मेरी श्री कृष्णा की, वो अभी तक मेरे ज़हन से गई नहीं है, मिटी नहीं है। मुझे आज भी सब कुछ याद है और चेरिश करती हूँ उसको। और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे। फिर से वही yes. बातें दोहराते रहेंगे आपके साथ। तो आपको किसी एक चीज याद है कि आपको बहुत मुश्किल हो रही थी, या आपको बहुत से टेक्स लगे थे सही सही होने में? यस, एक एक्चुअली थे 2-3 सीक्वेंस डिफिकल्ट, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सीक्वेंस था मेरे लिए पर्सनली, वो था जब मैं कृष्ण को राधा बनाती हूँ और मैं कृष्ण बनती और मैं उसे बताती हूँ कि सिर्फ घाघरा चोली पहनने से राधा नहीं बनती, राधा बनने के लिए राधा का दिल भी होना बहुत जरूरी है। तो वो जो पूरा सीक्वेंस था वो काफी लंबा था एक्चुअली, और हम शूट कर रहे थे उसको रात को, मुझे आज भी याद है। मेरे थोड़ी सी ठंड भी लग गई थी मुझे, फिर उस दिन नहीं हो पाया हमसे। फिर हमने उस दिन उस शूट को नहीं किया। उन्होंने कहा, पापा जी ने कहा कि ठीक है तुम आराम करो, आज तबीयत ठीक नहीं है श्वेता की, हम नहीं करेंगे। बिकॉज मुझे काफी ठंड लग गई थी, हम लोग रात को शूट कर रहे थे। और हम लोग, अगर आपने देखा हो वो सीक्वेंस, आई एम श्योर देखा होगा। हाँ, देखा सब सीक्वेंस। हाँ, तो उसमें मैं स्वप्निल को ऐसे लेटी हुई हूँ और वो हम घास पे लेटे हुए हैं। तो वो पूरा जो था सीक्वेंस, वो पूरा नीचे जमीन पे घास पे मैं लेटी हुई हूँ। तो वो बड़ा, मुझे याद है कि मुझे थोड़ी ठंड लग गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो और मुझे बहुत बोलना था उस वाले सीक्वेंस में, लाइक मेरी काफी लंबे लाइन थे, क्योंकि मैं उसको ज्ञान बांटती हूँ कि राधा क्या होती है, तुम क्या समझोगे राधा क्या होती है, उसका दिल क्या और ये क्या, जो भी तो वो एक सीक्वेंस था जो काफी डिफिकल्ट रहा मेरे लिए करना। और एक सीक्वेंस था जो मेरे को लगता है कि वो भी थोड़ा सा रहा था, और उसे रीशूट किया गया था। उसे रामानंद सागर ने रीशूट किया था और हमने मतलब दोबारा शूट किया था, जहाँ पे मैं गोपियों से जलती हूँ और उसको बोलती हूँ तुम ये बांसुरी मुझे सिखा दो बजाने। और फिर सब गोपियां वहाँ प्रकट हो जाती हैं और मैं से एक घेरा बनाती हूँ और वो घेरे में आग प्रज्वलित हो जाती है। और फिर वो कृष्ण मुझे दिखाता है कि देखो सब गोपियों में मुझे तुम ही दिखाई देती है, मुझे राधा ही दिखाई देती है हर गोपी में। तो वो भी एक सीक्वेंस था जिसे डिफिकल्ट था, बिकॉज उस भाव को समझना, वो जो गुजर रही है राधा पे उस वक्त, जलन एक थोड़ी सी को लेके, वो भी समझना, वो उसको इनैक्ट करना, फिर लास्ट में रियलाइजेशन लास्ट का कि हाँ मुझसे गलती हुई। तो वो अश्रु बहना, वो सारी चीजें, वो बहुत मिक्स्ड ऑफ इमोशन वाला सीन था वो। बट
आई एंजॉयड और बहुत मजा आया था really. मैं वो सीन देख रहा था कल क्योंकि YouTube पे थोड़ा सा सर्च कर रहा था कि कुछ सीन्स देखूं, तो आपके वो जो चॉक से आप वो बाउंड्री बनाती उधर, yes 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 वो सीन आया तो इट्स कोइंसिडेंस कि आपने उसी का मेंशन किया अभी। yeah तो श्री कृष्णा के बारे में बोलें और महाराज उसमें ना आए तो ये वो ठीक पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है। तो मुझे या लगता है म्यूजिकल सीक्वेंसेस जो हैं, बहुत म्यूजिक और सिंगिंग थे डॉक्टर सागर के सीरीज में। या और क्या म्यूजिक है रविंद्र जैन साहब का, और वो खुद भी इनकी आवाज मन में है, हमेशा गूंजती रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप म्यूजिकल सीक्वेंसेस है ना उनके सीरीज में, मुझे दो लैंडमार्क लगते हैं। एक वो रामायण में जब लवकुश राम को अपने ही कथा सुनाते हैं, yes yes वो yes और आपका महाराज, हाँ वो दो सीक्वेंसेस मेरे मेरे लिए बहुत बहुत मैं मतलब वो मन में रह जाती है। तो आपके आपकी क्या यादें हैं महाराज के साथ? महाराष्ट्र हालांकि महाराष्ट्र आपकी आपकी आपने एक वीडियो बनाया है उसके लिए, जरूर yes मैं कहना चाहूंगा कि yes वो वीडियो देखें और डिटेल में जाने के लिए। स्पेशली मैंने वो वीडियो बनाया था महाराष्ट्र की वजह से एक्चुअली, क्योंकि काफी लोग ना महाराष्ट्र से बहुत जुड़े हुए थे, वेरी अटैच्ड, दे जस्ट लव महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में शूट करने में हमको वो गाना काफी लंबा ड्यूरेशन का गाना है, और उसे शूट करने में हमको कुछ आई रिमेम्बर 5 से 6 दिन लगे थे वो शूट करने में। और क्योंकि काफी सारे डांसर्स, ट्रीटमेंट, क्योंकि कृष्ण हर किसी के साथ जाके परफॉर्म करते हैं, सबको खुश करना होता है। हाँ। तो वो पूरा करना, प्लस हमारी जो कॉस्ट्यूम थी, हम बहुत गर्मी में शूट कर रहे थे, तो वो बार बार पसीना आ जाता था, गीली हो जाती थी, फिर हमको वापस जाके थोड़ा चेंज करना, सुखाना पड़ता था। फिर वो नीचे जो आप देखते हैं जो पूरा फ्लोर है, उस पे एक आर्टिफिशियल कलर करके घास का इफेक्ट दिया गया था, किसी आई थिंक वुड के जो पाउडर होता है उसको तो कोटिंग करके। तो वो क्या होता था, जब हम परफॉर्म कर रहे होते थे या जब भी शूट नहीं हो रहा होता था, तो फैंस ऑन हो जाते थे, तो फैन की वजह से वो पूरा जो भी उसका वो जो डस्ट थी वो आके हमारे फेस पे चिपक जाता था, और वो पूरा फेस पूरा हमारा ग्रीन ग्रीन हो जाता था थोड़ी देर के बाद। फिर हमें वापस जाके टच अप और रिटच कराना पड़ता था, और फ्रेशन अप होना पड़ता था, फिर वापस आना पड़ता था, फिर रिहर्स करना पड़ता था एक एक सीक्वेंस को। तो इस पूरे महाराज को 5 से 6 दिन लगभग लग गए। लेकिन बहुत बहुत मजा आया मुझे। महाराज स्पेशली मेरे भी बहुत दिल के करीब है, और मैं आज भी अगर उसको सुनती हूँ, देखती हूँ, तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। आपके लिए तो बहुत मतलब ये जो डिफिकल्टीज थी शूटिंग में, उनको छोड़ के शायद आपको इजी लगा वो डांस करने में शायद। हाँ, मेरे लिए कोई भी सॉन्ग जब आता था या कुछ कोई सीक्वेंस गाने का आता था, जैसे होली आया था, फिर एक सॉन्ग था मेरा कंपित चरण, जब राधा कृष्ण से मिलने जाती है होली के बाद घाट पे। हाँ हाँ हाँ। फिर विदाई वाला सॉन्ग। तो ये सारे जो सॉन्ग्स होते हैं, जो सॉन्ग्स करने में बड़ा मजा आता था, बिकॉज नेचुरली मैं डांसर थी, तो मुझे बहुत इजीली मेरे से हो जाता था। अच्छा। और ऐसे ही महाराष्ट्र मजा आया था मुझे। महाराष्ट्र में इनफैक्ट जो शुरू का कुछ पोर्शन है, कुछ 2-3 स्टेप्स है, वो तो मैंने खुद ही कर लिया था। सो बिकॉज आई वाज अ ट्रेन डांसर, आई वाज ऑलरेडी लर्निंग,
तो वो एक था टुवर्ड्स म्यूजिक और टुवर्ड्स डांसिंग इंक्लिनेशन ऑलरेडी। तो वो सब चीजें करने में, शूट बस करने में तो जो भी दिक्कत आई होगी वो आई होगी, बट एक्सपीरियंस करने में और वो सब में बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मजा आया रियली। हमको भी बार बार देख के मजा आता है, और एक एक तरह का गूसबम्स आते हैं जब देखते हैं वो सीक्वेंस। एक्चुअली सच बताऊं तो गूसबम्स मुझे भी आते हैं। वो पूरा मैजिक ही उन्होंने ऐसा क्रिएट कर दिया था ना कि हाँ। लाइक फॉर अ पर्सन, जैसे मैं भी देखती हूँ तो मैं लाइक थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ कि ये मैं ही हूँ। आई वॉच इट एज अ ऑडियंस आल्सो समटाइम, एंड आई फील दैट कि ये कुछ मैजिक ही है। It's going to remain like this. वही मैं एक्चुअली मेरी अगली प्रश्न वही थी कि आप जब देखती हैं श्री कृष्णा को, जब वो रीब्रॉडकास्ट हुआ है, तो आप कैसे देखती हैं? आपको आप क्रिटिकल आंख से देखती है कि मतलब बहुत से एक्टर्स ऐसे ऐसे अपने खुद के बोलते हैं कि मैं बेटर कर सकता था या बेटर कर सकती है, ये सब कुछ, या आप उसमें मैजिक में खो जाती हैं? नहीं, मैं आपको सच बताऊं, कृष्णा एक ऐसा शो है जिसमें मैं ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत अच्छा कुछ और नहीं हो सकता था या कोई और करता तो और अच्छा नहीं करता, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन रामानंद सागर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कृष्णा देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने बेटर बेस्ट करवा दिया है, मुझे ऐसा फील होता है। मतलब ये इमोशन उन्होंने बेस्ट निकलवा दिया मेरे से या किसी भी और एक्टर से फॉर दैट मैटर। लेकिन आज भी अगर मैं अपने कोई लेटेस्ट शो देखती हूँ वहां मैं बहुत क्रिटिकल हो जाती हूँ और मैं बहुत खामियां निकालती हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा यहाँ बेटर करना चाहिए था या मैंने यहाँ अच्छा नहीं किया और बेटर हो सकता था। बट श्री कृष्णा में ऐसा नहीं है, तो श्री कृष्णा जो भी है वो सब रामानंद सागर जी की बदौलत है, वो उनका किया हुआ है। तो जो उन्होंने करा दिया वो इज अल्टीमेट लैंडमार्क, और इसी यही रीजन है व्हाई पीपल थिंक दैट आई एम सच में राधा, या जो भी वो मुझे गॉडेस मानते हैं, या यू नो व्हाटएवर दे लव मी लाइक हाउ इट्स जस्ट अमेजिंग। तो वो कृष्णा को मैं कभी क्रिटिकल नजरों से नहीं देखती। कृष्णा मैं जब देखती हूँ तो सच बताऊं तो मुझे आज भी मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं। मैं जब अपना कोई भी सीक्वेंस देखती हूँ मुझे गूज बम्स आते हैं, मुझे रोना भी आ जाता है, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कृष्णा देख के, और बहुत ज्यादा भाव आ जाते हैं मुझे। आई नो ये बहुत बहुत फनी साउंड कर रहा होगा, बट नहीं, दिस इज लाइक, ये तो आप बता रही हैं आपके नेचुरल फीलिंग्स कैसे होते हैं। हमको भी ये जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि शायद उस दौर में कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि कौन कैरेक्टर कर रहा है, कैसी कैस्टिंग होनी चाहिए। ऐसे ही केयरलेसली नहीं ले लेते थे एक्टर्स को कि आप ये करो, आप ये करो। आजकल शायद कुछ थोड़ा सा ऐसा बन गया है, लेकिन इस वक्त मेरी खुद की जो मुझे जैसे पसंद, मुझे जैसे सिलेक्ट किया गया था, लाइक ऐसा नहीं हुआ था कि मैं गई और मुझे सिलेक्ट कर लिया, नहीं। मैं काफी सारे लड़कियों के बीच में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मतलब इट वाज अ वेरी 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 टफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज मैं मेरे एक वीडियो में मैंने ये भी एक जिक्र किया है अपना कि मैं जब कृष्णा का ऑडिशन दे रही थी तो एक्चुअली मेरा कृष्णा का ऑडिशन बहुत ही खराब गया। लाइक आई केम बैक होम एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट आप प्लीज इस से उम्मीद मत रखना कोई, क्योंकि मेरा ऑडिशन बहुत खराब गया है और मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो जस्ट फॉरगेट इट। क्योंकि मैं एक्चुअली अपनी लाइंस भूल गई व्हाइल सेइंग माय डायलॉग्स। मैं अपनी लाइंस भूल गई थी, तो मेरा ऑडिशन बहुत खराब गया था, टू बी वेरी फ्रैंक। बट देन
ड्यूरिंग द ऑडिशन मेरे को रामानंद सागर जी ने एकदम से इम्प्रॉम्प्ट बोला कि ठीक है आपको डांस आता है, मैंने बोला आता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जस्ट एक्ट कि कृष्ण कहीं खो गया है, कृष्ण खो गया है कहीं, एंड राधा हो तो तुम उसको ढूंढ रही हो, कैसे ढूंढ रही हो? सो आई जस्ट डिड दैट पोर्शन एंड आई थिंक समहाउ उनको अच्छा लगा होगा, वो मेरा लुक अच्छा लगा होगा। देन कपल ऑफ डेज के बाद, अदरवाइज इतनी सारी लड़कियां और उन्होंने इतना बढ़िया ऑडिशन दिया था श्री कृष्णा का, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया था, बट उन्होंने तो बहुत कमाल का ऑडिशन दिया। मैं तो वैसे ही डिसअपॉइंट हो गई थी अपने ऑडिशन से। तो एक्चुअली में देखा जाए तो मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ था, बट आई थिंक राधा रानी की इच्छा थी कि मैं उनका वो किरदार मैं यहाँ पे आप सबके सामने मैं दिखाऊं, तो इस वजह से आई वाज सिलेक्टेड। उन्होंने थोड़ा सा आपको एनर्जी दिया उधर से, आपकी उनकी इच्छा आशीर्वाद। थी कि मैं ही करूं। हाँ, तो अगर कृष्ण को ढूंढना है राधा को तो कैसे करेंगे? Oh, that was a very difficult. मैंने पूरा इनैक्ट करके बताया था कि कहाँ हो and कान्हा, something like that. I just did it. I don't remember. So that was, yeah, उस वक्त किया था। तो हमारे एक बहुत अजीज दोस्त हैं प्रशांत शर्मा बोल के, उनके साथ मैंने कुछ म्यूजिक किया है। तो वो म्यूजिक प्रोड्यूसर है यहाँ के, तो लोकल में। और उन्होंने एक प्रश्न किया है आपके लिए कि आपको राधा के रोल करने के बाद आपको स्पिरिचुअल रेल्म में लाइक आपको आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई इन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट? एक्चुअली हाँ, एक्चुअली हुआ ये कि आई वाज वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड कि मैं कर क्या रही हूँ। एक्चुअली मैं इतनी छोटी थी कि मुझे उसका महत्व नहीं पता था। तो जब हम तैयार होते थे, जब मैं उस गेटअप में आती थी, राधा के गेटअप, तो मैंने एक आध बार मेंशन किया है कि रामानंद सागर जी हमारे चरण स्पर्श करते थे, क्योंकि वो हमारे अंदर राधा को देखते थे और कृष्ण के अंदर कृष्ण को देखते थे। बट तब ऐसा लगता था कि क्या कर रहे हैं ये इतने बड़े आदमी, इतने बड़े पर्सनालिटी हमारे चरण स्पर्श कर रहे हैं। या फॉर दैट मैटर जब हम शूट कर रहे होते थे और काफी सारे लोग शूटिंग देखने के लिए आते थे, लाइक लोकल पब्लिक आती थी शूट देखने के लिए, जो हमारे फैंस थे, तो उनको एक समय दिया जाता था 1 घंटे का, इतने से इतने बजे तक आपको आना है शूट देखने के लिए। तो काफी सारे लोग आते थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते थे, वो हमारे पैरों में रख देते थे कि आप इनका नाम रख दो, आशीर्वाद दे दो, और हमारे चरण स्पर्श करते थे आगे की। तो ये सब चीजें होती थी, बट उस वक्त इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल था, नहीं समझना था। बट फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब कृष्णा हम देखते रहे और जब मैं एक्चुअली प्रॉपरली मुझे पता चला, गीता पढ़ी या जो भी कृष्ण भगवान की जो पूरी जर्नी, पूरी लाइफ रही है उनकी इस धरती पे, उसके बारे में जब पता चला, उनका रिश्ता राधा के साथ कितना गहरा था, और तब मैं उस चीज को कनेक्ट कर पाई थ्रू दैट, एंड जो मैंने किया उससे, तो काफी सारे चेंजेस, मैं काफी इंक्लाइन हो गई, मैं काफी स्पिरिचुअली बहुत मेरा इंक्लिनेशन हो गया टुवर्ड्स कृष्ण, टुवर्ड्स राधा, टुवर्ड्स अध्यात्म, और उनकी जितनी टीचिंग्स हैं उसको लेके आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, जो भी उन्होंने गीता में ज्ञान दिया है। तो यस, काफी चेंजेस तो आए एज अ पर्सन आफ्टर डूइंग श्री कृष्णा। वंडरफुल। और उनके टीचिंग्स बहुत लोगों को पीसफुल बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, जो आजकल बहुत जरूरी हो गया है। आजकल तो हाँ बहुत जरूरी है, बट आजकल लोगों के पास समय नहीं है गीता पढ़े या कुछ समय निकाले भगवान कृष्ण की
लाइफ के बारे में जाने। आजकल कहाँ है, समय नहीं है लोगों को। समय तो है लेकिन उनको निकालना चाहिए। हाँ, निकालना चाहिए, राइट, वो भी बात है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे प्रशांत भाई ने स्पिरिचुअलिटी का प्रश्न पूछा आपसे। तो मैंने एक प्रोग्राम देखा था जहाँ कोई वो होस्ट कर रही थी और महाभारत के 2 कैरेक्टर्स आए थे, 2 एक्टर्स आए थे और रामायण के 2 एक्टर्स आए थे और वो बोल रहे और वो मिथ्स और मिथोलॉजी के बारे में थी कि ये सब जो एपिक्स हैं वो एक्चुअली हुई हैं या नहीं, उनके बारे में कुछ डिबेट होने वाली थी शायद। लेकिन सभी ने इसका ये पॉइंट निकाला कि बहुत से आजकल जो भी हम डिस्कवरी कर रहे हैं मेडिसिन में या जो भी हम कर पा रहे हैं आजकल, वो सब एग्जिस्टेंस में थी उस वक्त भी, लेकिन किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। मतलब Yes. ब्रह्मास्त्र जो हम कहते हैं वो आज शायद न्यूक्लियर बॉम्ब भी कह सकते हो, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज का एग्जाम्पल दिया गया और कौरव सब टेस्ट ट्यूब बेबीज की तरह ही थे। Yes. आजकल राम सेतु का भी डिस्कवरी हुआ है नासा के थ्रू। तो आप क्या सोचती है, ये हिस्ट्री है कि ये हुए हैं या ये मिथोलॉजी है? मिथोलॉजी मतलब कि कुछ फैंटेसी स्टोरीज हैं जिनसे हम कुछ सीख पाते हैं, लेकिन ये शायद हुई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली हम हिंदू धर्म में इसको एक्चुअली माइथोलॉजी वर्ड इज नॉट करेक्ट, मिथ नहीं है ये हमारा अध्यात्म है, ये हमारा ये हमारे यहाँ हुआ है, ये घटित हुआ है और इसके प्रमाण मिले हैं, आज भी हैं। और ये जो आपने जितनी डिस्कवरीज बताई है, जो अब कर रहे हैं लोग, ये सब हमारे ऋषि मुनि कर चुके हैं। हाँ, ये हमारे ऋषि मुनि करके चले चुके हैं, बता चुके हैं। हिंदुस्तान में हम बता चुके हैं, सब बता चुके हैं, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। हमने क्या नहीं दिया है, हमने साइंस दिया है, हमने हमने मैथ्स दिया है, हमने ये सब 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 जो भी दिया है, जितना भी डिस्कवरीज हुई है सब इंडिया में हुई है। और इंडिया में कैसे हुई है? इंडिया में ऋषि मुनि द्वारा हुई है और इन सब चीजों की वजह से हुई है, सब करके जा चुके हैं। तो दिस कांट बी अ मिथ, ये मिथ नहीं है, ये हमारा एक क्या बोल सकते हैं, ये हमारी हिस्ट्री है। वो अलग बात है कि ये अलग बात है कि हमने स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा, मैं कहूंगी कि इतना अप टू डेट थोड़ा वीक है, क्योंकि हमें इन सब चीजों के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें ये पता ही नहीं है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण वाकई में हमारी धरती पर आके उन्होंने जन्म लिया था और वो कैसे उन्होंने किन किन तकलीफों का सामना किया। आई डोंट थिंक आजकल की जनरेशन जो है वो, कई लोग इस बारे में डिटेल में भी जानते होंगे कि जिसमें भगवान है, मूर्ति देखी और पूजा कर ली, हाथ जोड़ लिए बस, बट उसके पीछे वो जो आए थे उनका क्या ध्येय था आने का धरती पे, उनका क्या मतलब वो क्या टीचिंग्स हमें देना चाहते थे, वो इसीलिए आए थे हमें टीचिंग्स देने के लिए। तो दिस कांट बी अ मिथ, दिस इज ऑब्वियसली हमारी हिस्ट्री है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और सबको ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री हम बिलीव नहीं करेंगे तो और कोई फिर तो और तो बैठे ही हैं लोग हमें बताने के लिए कि भाई ये तो तुम लोग खुद ही मिथ बोलते हो। बेसिकली हम खुद ही इसको माइथोलॉजी करते रहते हैं। तो वो लोग तो बोलेंगे जब हम खुद ही बोलेंगे, तो हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए दिस इज आवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री है। करेक्ट। तो चलते हैं कृष्णा के आगे। जो भी आपने बहुत से सीरियल्स किए हैं और बहुत पौराणिक सीरियल्स भी किए हैं आपने कृष्णा के रिलेशन में, मतलब भगवान के रिलेशन में, कल्चरल रिलीजियस ऐसे शोज किए हैं। आपका
नेचुरली शायद लोगों को लगता था कि ऐसे रोल्स मिलने आपको ऑफर हुए, या आपका खिंचाव भी इन्हीं सब्जेक्ट्स पे थी, या कैसे आपने इतने एक्चुअली ये सब ऑटोमेटिक हुआ. आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, जिसे कहते हैं अनुगच्छति प्रवाह. सो मैंने कुछ प्लान आउट नहीं किया था कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है. जो भी आफ्टर कृष्णा मैं साउथ चली गई, मैंने साउथ में फिल्में करी, फिर मैं आई केम बैक फ्रॉम साउथ. उसके बाद मैंने जितने भी शोज किए, काफी सारे एक साथ माइथोलॉजी किए थे मैंने. वो इसलिए भी किए थे बिकॉज एक तो मैंने कृष्णा किया था, और मैंने कृष्णा किया था, तो मेरा एक ऑटोमेटिक एक लोगों को लगता है, जो लोग भी शोज बना रहे थे उस वक्त, उनको लगता है कि ये परफेक्ट कास्टिंग है फॉर देवी लक्ष्मी. लाइक आई प्लेड देवी लक्ष्मी आल्सो इन जब तक व्रत, जो स्टार प्लस पे आता था. आई प्लेड देवी अदिति इन गणेश लीला, श्री गणेश सॉरी. तो ये जितनी भी मैंने ओम नमो नारायण किया था, उसमें आई डिड पार्वती. सो वो ऑटोमेटिक क्या होता है कि आप वो आपको से रिलेट कर लेते हैं. लाइक हाँ, शी प्लेड राधा, तो शी विल बी फिट फॉर द मेन देवीज जो हैं जितनी भी हमारी, उसके लिए शी इज परफेक्ट. तो ये सब ऑटोमेटिकली जो आया मेरे को अच्छा लगा. और obviously inclination थी towards doing this characters, because ये हमारे सब देवी देवता हैं, तो करने का एक अपना एक अलग चार्म, एक मजा होता है. So that's how I just did and continued doing it. और इनके साल किया बीच आप सोशल ड्रामा, सोशल सोप्स भी करती थी, या वो बाद में आया? Yes, मैंने काफी सारे इसके साथ ही मैं कर रही थी. एक्चुअली मैं जब ये जो आपने बात कही थी डीडी पे, जो मैं शोज कर रही थी, मैंने जाने जाने एक शो आता था वो किया था, फिर संसार किया था, फिर ऑफलेट नहीं बोलूंगी, उसको भी काफी साल हो गए. श्री तेरी कहानी एक आता था डीडी पे, वो आई डिड एज अ लीड. वो दिलीप कुमार और सायरा बानो जी ने प्रोड्यूस किया था उसको. दैट वाज आल्सो वेरी गुड शो. और मुझे उनके साथ समय बिताने का, काम करने का उनके अंडर, बिकॉज दे आर लेजेंड्स. तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स थे, एंड शी सिलेक्टेड मी टू प्ले हर हीरोइन इन हर शो. वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए सब बहुत बड़ा सम्मान है. वो एक शो आई डिड, एंड काफी सारे शोज मैंने किए. फिर केसर किया मैंने स्टार प्लस पे. मेरा भाई भैया ब्रदर, राखी, एक अटूट रिश्ते की दो, और कलपुरी छाव में इमेजिन टीवी, और भी काफी सारे शोज में कभी कभी खुद भी हो जाती हूँ. तो yes, Siyagram was a show I did. Lastly, I was doing Internet Wala Love for Colors. अच्छा, तो मैं बताइए. या नहीं, तो बस यही मैं बता रही थी कि ऑल दिस शोज आई जस्ट डिड. मैं कर ही रही थी एंड अभी भी कर रही हूँ. तो वो जो माइथोलॉजी का वो पूरा एक दौर था वो उस वक्त जो भी शुरू हुआ था. हाँ, तो मैं काफी सारे शोज का पार्ट रही हूँ उस वक्त माइथोलॉजी. आपने कहा था कि माइथोलॉजी नहीं कहना. yes, but for other people to understand, मैं कह सकती हूँ कि मैं धार्मिक शोज का हिस्सा रही हूँ काफी. yes, is the right word. yes. तो मैंने आपने एक मेंशन नहीं किया है, वो महारथी कर्ण है. yeah. तो मुझे actually महारथी कर्ण, and one more show I did not mention was Jai Hanuman, in which I played सत्यभामा. So वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए कैरेक्टर था, क्योंकि वो भी मैं कृष्ण के ऑपोजिट थी, बट मैं सत्यभामा थी. तो अच्छा. वो भी मैंने किया था. हाँ,
महारथी कर्ण भी किया था, जिसका आपने अभी जिक्र किया। हाँ हाँ। सो यस। तो उसमें मुझे एक फनी सीन आपको मेंशन करना था कि बहुत अच्छा। जो अर्ली एपिसोड्स है ना उनके जो जिनमें आप हैं, शायद वो एपिसोड 1 या 2 होगा। उसमें जब वो दुर्वासा ऋषि कुछ पूजा कर रहे हैं और कुंती को जाना पड़ता है हाँ और हाँ वो डर के भाग जाती है और आप अंदर चले जाते। तो मुझे आपके लिए डर लगा वो देख के वो सीक्वेंस। कोई भी डर जाता अगर हाँ। उस रूम में उस कमरे में अगर उस ऋषि के साथ कोई भी होता तो वो डर जाता। मैं एक्चुअली डर रही थी। वो भी उतने भयानक दिखते थे। मैं शूट करते हुए भी डर रही थी, बिकॉज मैं उस वक्त मैं भी छोटी थी, और वो जिस तरह से वो इनैक्ट कर रहे थे हाँ जोर जोर से, तो हाँ। वो मेरे लिए थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा स्कैरी था मेरे लिए पूरा एंटायर। यस। तो ये बताइए कि आपको कृष्णा के बाद, क्योंकि आपने बोला कि कृष्णा आपके दिल के बहुत करीब है, तो बहुत। आ, उसके अलावा कोई एक शो है जिसको जिसके साथ आपने जिसके साथ आपको कुछ सिमिलर फीलिंग्स है? हाँ, एक शो और है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक्चुअली एक नहीं, दो शो हैं और बताइए। एक तो स्त्री तेरी कहानी। हम्म। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम राधा था। ओह। इस वजह से भी वो बहुत करीब है मेरे लिए, और मुझे उसको करते हुए भी बहुत मजा आया था, दैट रोल आई प्लेड। एंड एक शो और है जो एकता कपूर का शो था, जिसका नाम था केसर, अच्छा। और वो स्टार प्लस पे था। हम्म। आई थिंक 2006-2007 की बात है ये। हम्म। और वो शो में मैंने बहुत मेहनत करी थी, बिकॉज हम डे नाइट शूट करते थे, काफी मेहनत लगती थी उसको शूट करने में, और वो कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब था, आज भी बहुत करीब है। मुस्कान मेरे कैरेक्टर का नाम था। अच्छा। Even that character is very close to my heart. So these two, three shows is really very close. Whatever I did. वंडरफुल। तो आप आपके टीवी करियर से हटके कुछ जनरल बातें करेंगे आपके। जरूर। हाँ, तो आप क्या कहेंगी, क्या सजेशन देंगी लोगों को एक हेल्थी लिविंग, एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए? या एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी लिविंग जीने के लिए तो सबसे जरूरी है एक पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स जो भी आप कर रहे हो लाइफ में। सबसे पहला आपका जो थॉट जो आपके आपके ब्रेन से, आपके मस्तिष्क से जो रिलीज होता है, वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुंचता है, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। और जो जो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स को देते हैं, वो सेम फ्रीक्वेंसी पे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काम करता है, और यूनिवर्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब आप फ्रीक्वेंसी देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो इफ यू फील दैट यूर हेल्दी, इफ यू फील आप यू गुड लुकिंग, यू ब्यूटीफुल, और यू आर सक्सेसफुल, तो वो जो आप रिलीज करोगे ऊपर, वही आपको रिटर्न में आएगा, और वही वैसा आपकी लाइफ में होता चला जाएगा बेसिकली। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही करनी है, किसी को भी लाइक आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा ये कि ऑब्वियसली और लाइफस्टाइल, आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, इट्स वेरी हेक्टिक लाइफ, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे लोगों को खाने का टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, बिजनेस है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, हम अपनी हेल्थ पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो वो एक चीज है, थोड़ा सा इंसान को थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए लाइफ में। आई अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट होता है सब कुछ,
लाइफ में, मटेरियल सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, जो कि आपका रूटीन है, लाइक डू योगा, डू मेडिटेशन, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा ये जरूरी है आपकी लाइफ में, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, इन्वॉल्व रखना चाहिए, जो कि मैं भी करती हूँ। मैं रोज सुबह उठती हूँ और डेली वॉक पे जाती हूँ 6 बजे उठ के, 5:30-6 बजे उठ के, एंड आई रियली एंजॉय। मुझे बहुत बहुत फ्रेशिंग फील होने के बाद, तो मैं भी सबको ये बोलना चाहूंगी कि विटामिन डी लीजिए सुबह के, जो कि हमारा एक नेचुरल सोर्स हमें सूर्य से मिलता है, और वो हमें सिर्फ सुबह ही मिलता है, लाइक जब सूर्य उदय होते हैं उसके आई थिंक 9 बजे तक इज द बेस्ट टाइम टू टेक दैट विटामिन डी। तो आपकी बोन्स मजबूत रहेंगी, आपको लेटर एज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्लस आप एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा बैलेंस मील के साथ, बैलेंस डाइट के साथ, और थिंकिंग, मतलब यहाँ सबसे आपको एक तालमेल बना के रखना चाहिए, तो ही आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ you can good and work good towards and achieve whatever you want in life. वंडरफुल, बहुत अच्छी मैसेज है। आप खुद योगा और मेडिटेशन करती हैं थोड़ा सा? Yes, थोड़ा नहीं, मैं काफी मैं योगा ही करती हूँ एक्चुअली। मैं वॉक करती हूँ, मैं जिम की एक्सरसाइज में बिलीव नहीं करती हूँ। अच्छा। मैं जिम भी नहीं जाती हूँ, और मैं घर पे ही योगा करती हूँ, और मैं बाहर से वॉक करती हूँ, जॉगिंग करती हूँ थोड़ा सा, और आई लव डूइंग मेडिटेशन, ध्यान करना, उसी से मैं कनेक्ट होती हूँ पर यूनिवर्स से, भगवान से, जो भी प्रेयर्स होती हैं, सो दैट कीप्स मी गोइंग। सभी को ये करना चाहिए। तो आप जब मेडिटेशन करती हैं तो कुछ सुन के करती हैं, कुछ हेडफोन्स लगा के कुछ सुनती हैं, या ऐसे? एक्चुअली डिपेंड करता है, मैं कभी कभी म्यूजिक पे करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव म्यूजिक एक बहुत बड़ा हीलर है, ऑटोमेटिक हीलिंग क्वालिटीज हैं म्यूजिक में। जो भी आपको म्यूजिक पसंद हो, जो भी म्यूजिक आपको सोचने लगता हो, इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ ओम ही लगा के सुनना है तभी आप मेडिटेशन कर पाओगे, नो, इट इज नॉट। आप जो भी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, लाइक आपकी जो सोल आपको जिस म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट करती है, सो दैट पुट दैट म्यूजिक ईयर में एंड जस्ट सिट डाउन एंड जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, एंड डोंट स्ट्रेस कि मुझे और कुछ सोचना चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी स्ट्रेस नहीं करना। हमें बस ध्यान लगाना है, हमें हमारा जो अच्छा म्यूजिक चल रहा है उस पर ध्यान, ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है, फिर ऑटोमेटिक मेडिटेशन हो जाता है। सो इफ यू आर कुकिंग ऑल्सो, या आप जो भी काम अपनी पसंद का कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन, क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हो उसमें, और जिस भी चीज में आप 100% देते हो वो ऑटोमेटिक एक मेडिटेशन हो जाता है। तो जो भी आपने कहा है, शायद मेरे अगले प्रश्न का उत्तर आपने ऑलरेडी दे दिया है कि आप स्ट्रेस से कैसे डील करती हैं जब भी कोई पैंडेमिक हो रहा है या कुछ भी नेगेटिव न्यूज आ रहा है, या ये सब कुछ आप कैसे पर्सनली डील करती है उसके साथ? मेडिटेशन एक्चुअली अभी ये जो पूरा दौर, पूरा साल जो हम सब लोग झेल रहे हैं इसको, पैंडेमिक, और ये काफी नेगेटिव ऊर्जाएं सर्कुलेट हो रही है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मैं सिर्फ इतना करती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मैं बहुत ज्यादा न्यूज, बहुत ज्यादा ये जो हमें फॉरवर्ड्स मैसेजेस आते हैं, इतने हो गए, इतने मर गए, इतने ये हो गए, इतने हो गए, आई जस्ट कट ऑफ दैट। मैं वो बिल्कुल नहीं करती, ना ही मैं बिल्कुल सुनती हूँ। अगर मेरे पास में भी खड़े होकर कोई ऐसी बातें कर रहा होगा तो मैं दूर चली जाती हूँ, मैं नहीं सुनती। और टीवी पे न्यूज जो होती है वो सिर्फ जो काम की हेडलाइंस होती है, आई जस्ट वॉच दैट, और आई डोंट थिंक वो सब देखने से आपको कुछ होगा। इट्स ऑल वेरी नेगेटिव वाइब्स जो क्रिएट करते हैं। तो जो होना है वो तो होना है, वो उन्होंने पूर्व निर्धारित कर दिया है भगवान।
अब हमने भी तो कुछ कम असर वो नहीं करा है ना, कसर नहीं छोड़ी है, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो हमें भी सहना पड़ेगा। हमने भी तो कितने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, पूरी पृथ्वी को हमने खराब कर दिया है, दूषित कर दिया है, तो उसका परिणाम तो हमें झेलना ही पड़ेगा, चाहे वो पेंडेमिक के रूप में हो, चाहे वो प्रलय के रूप में हो, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे वो भूकंप के रूप में हो, एनीथिंग। सो इट्स बेटर आप अपने आप को कैसे, अपना ध्यान कैसे रखें ड्यूरिंग ऑल दिस। यू आर अवेयर कि आपको क्या करना है, सुना कि आप अपना ध्यान खुद रखिए। लाइक नोबडी विल कम एंड टेल यू कि आप मास्क पहनो और आप सैनिटाइजर लगाओ। नो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको मास्क पहनना है, आपको अपने हाथों में सैनिटाइजर लगाना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ बहुत भीड़ हो। सो दिस इज ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट एंड डू। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो हमारे और एक दोस्त अमोल गुप्ता बोल के एक बहुत जिगरी दोस्त है मेरा, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि आपके इस पैंडेमिक के दौरान जो क्वारंटीन पीरियड चल रहा है, आपको क्या पॉजिटिव इफेक्ट है इसका? मतलब सब जो नेगेटिव है वो सब जानते हैं, वो ऑब्वियस है कि कोरोना ने क्या पॉजिटिव क्या है, क्या छीन लिया है हमसे, लेकिन आपको क्या ये जो समय चल रहा है आपको क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है उसका, अगर कुछ है? मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट अगर हुआ है कोरोना लॉकडाउन में, वो ये हुआ है कि मैंने दोबारा से श्री कृष्णा देखा और अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये श्री कृष्णा, महाभारत, रामायण ये दोबारा से नहीं आते। लोग वही देख रहे होते जो वो देख रहे थे पिछले कई सालों से टीवी पे, डेली सोप्स। और ये जो आज की जो नई बच्चे, जो नई जनरेशन है, उन्हें पता ही नहीं होता कि श्री कृष्ण और रामायण, महाभारत ऐसे कोई शो आते थे, उनके पेरेंट्स ने देखे थे, उन्होंने नहीं देखे थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे एक पॉजिटिव ये हुआ कि ये श्री कृष्ण आया, मैंने देखा, और जो अब की जो जनरेशन है वो एक उनके अंदर एक जो लाइकिंग है टुवर्ड्स श्री कृष्णा के कैरेक्टर्स को लेकर, वो एक दोबारा से वो हो गई है, जिंदा हो गई है। सो दे नो इट, कौन है भाई, क्या था श्री कृष्णा, कैसे राधा कृष्ण थे, कौन थे जो हमारे मम्मी पापा के टाइम पे जो ये सब लगता था। तो आई थिंक एक तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज मुझे लगी हुई है। एंड दूसरी ये हुई है कि थोड़ा अपने लिए टाइम मिला, थोड़ा ब्रीथ करने का, थोड़ा घर पे रहने का, थोड़ा अपने लिए कुछ बनाने का, कुछ खाने का, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का। हम थोड़े से अवेयर हो गए कि नहीं भाई, हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। लाइक इम्यूनिटी सिस्टम की ऊपर बात आ गई ना, क्योंकि हमको अब हमें अपने और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, हमको अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे ध्यान देना है। तो ये एक चीज हुई कि हमने पूरा कंसंट्रेशन जो आ गया वो हेल्थ पे आ गया, बजाय कि काम करना है, कि अब दौड़ना है, अब कल सुबह उठ के जाना है, काम पे जाना है, फिर रात को थक के आना है, फिर अपने लिए कोई समय नहीं निकालना है। इन सब चीजों को हटके बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन आवर ओन हेल्थ। सो एक ये पॉजिटिव चीज हुई है जिससे हम और स्ट्रॉन्ग और सशक्त बनेंगे इस कोरोना से लड़ने। तो आपको ये पैंडेमिक से पहले क्या था आपका आखिरी प्रोजेक्ट? मैं एक्चुअली एक प्रोजेक्ट कर रही थी, ऑलरेडी कर रही थी फॉर डीडी नेशनल ओनली, जिसका शूट चल रहा था मेरा गुजरात में ड्यूरिंग जनवरी एंड फरवरी। अच्छा। और हुआ ये कि सडनली लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन हो गया और वो शो उस वक्त बंद हो गया था, ऑब्वियसली सारी शूटिंग्स बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने उस शो को वापस से शुरू करने का सोचा, लाइक ड्यूरिंग अभी आई थिंक जितने महीने पहले शूटिंग शुरू हुई है यहाँ पे, तो मैंने वो शो से थोड़ा बैकआउट कर लिया एक्चुअली, बिकॉज प्रॉब्लम ये थी कि वो शो शूट होना था गुजरात में, एंड मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे ट्रैवल करके गुजरात जाना चाहिए इस पूरी प्रॉब्लम में। तो आई हैड टू से नो टू दैट प्रोजेक्ट। तो वो एक क्लास प्रोजेक्ट है जो मैं कर रही थी, एंड नाउ अभी आई एम इन टॉक्स
बातें चल रही हैं नए प्रोजेक्ट लेने की. लेट्स सी, होपफुली क्या होता है. वेरी सून समथिंग. या हम यही चाहेंगे कि जो भी आपको जब समय ठीक हो और आप वो प्रोजेक्ट सही हो तो आपको जरूर फिर से देखने का मौका मिलेगा हमको टीवी पे. यस, जरूर जरूर. तो जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो आपकी है, टीवी और बॉलीवुड जो है, सब पे मैं कोई स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव लाइट आ गया है, और बहुत से लोग इधर भी उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, और मीडिया की वजह से शायद सही मैसेज उनको नहीं मिल रहा. काफी लाइमलाइट में आ गए हैं. राइट. और काफी नेगेटिव लाइट में भी आ गए. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, क्योंकि सब लोग ये ऐसा समझते हैं कि इस जो भी चैनल उनको पसंद है उनके हेडलाइन के साथ वो भागते हैं, और सबके लपेटे में आ जाते हैं कि सब ऐसे ही होंगे, सब बुरे काम कर रहे होंगे, या ऐसा कुछ कैरेक्टर ढीला होगा. तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री की सदस्य हैं, जुड़े हैं आप, आपकी और एक फैमिली बोल सकते हैं उनको, तो आप बताइए कुछ. एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो पूरी न्यूज जो चल रही है, पूरी एक जो लहर चल रही है, हाँ. ये सिर्फ, ये हम सभी जानते हैं कि ये सारी चीजें हर सेक्टर में हो रही है. ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, क्योंकि हर सेक्टर में हर तरह के लोग पाए जाते हैं. इट इज नॉट ओनली अबाउट फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है, फर्स्ट फिल्म इंडस्ट्री में ही लोग ऐसा करते हैं, ये गलत थॉट है. यहाँ अच्छे लोग भी हैं. ऐसी कौन सा सेक्टर है जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता? सब जगह होता है, अच्छा बुरा. एवरी सेक्टर हैज पीपल लाइक दैट, क्योंकि है तो इंसान ही ना. तो वही इंसान वहां भी काम कर रहा है और यहाँ भी काम कर रहा है. तो जब वो दोनों जगह पे काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी अच्छे लोग रहेंगे, वहां भी अच्छे लोग. इज जस्ट द थिंग इज कि कोई एक, अगर, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, लाइमलाइट है यहाँ पे, तो आप कुछ भी करते हो तो आप तुरंत नजर में आते हो, मीडिया की नजर में आते हो, और आप फेमस हो तो आप हाइप किए जाते हो. यही चीज अगर कोई, आप समझ लो आपका नेबर कर रहा हो या मेरा नेबर कर रहा हो, तो उसको इतनी लाइमलाइट मिलेगी? कर भी रहा हो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता. बट बिकॉज इट इज मीडिया, बिकॉज लोग टिकट लेके खरीद के उनको देखने जाते हैं, बिकॉज दे आर स्टार्स और दे आर सेलिब्रिटीज और दे आर व्हाटएवर, हम जानते हैं. तो दे जस्ट वांट टू नो कि भाई ये ऐसा कैसे कर सकते हैं. और एक सेट इमेज होती है कि भाई ये ऐसे हैं तो ये हीरो हैं, ये हीरोइन है, ये है, ये वो है, तो ये ऐसा कर ही नहीं सकते. दे आर ह्यूमंस, उनको ह्यूमंस ही रहने दो प्लीज. और वो भी अपनी पर्सनल लाइफ है उनकी, उसमें वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, दैट इज ऑल देयर पर्सनल वे ऑफ लिविंग. तो उस चक्कर में इतना नहीं पड़ना चाहिए. न्यूज तो अपना टीआरपी बनाने के लिए, they just want to sell it. So I don't think that's a very good idea to just blindly follow करो उनको, जो भी वो कह रहे हैं वो ठीक. थैंक यू. आपने कुछ थोड़े लोगों की जो गलत धारणाएं हैं या गलत फहमी है, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज दे दिया आपने कि आपको कैसे लेना चाहिए ये न्यूज. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. तो अभी हम कुछ आखिरी फेज में आ गए हमारे इंटरव्यू. बिल्कुल. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस का, जो आपने इतना समय दिया. तो मैं इस सेगमेंट को कहूंगा श्वेता चौधरी फन फैक्ट्स. मतलब कुछ जल्दी और ये लाइटर भी होगा. यस. ये लाइटर भी होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत भारी सब सब्जेक्ट्स पे बात हो चुकी है अभी. तो यस जस्ट सम बेसिक थिंग्स अबाउट यू जानना चाहेंगे. तो जब आप म्यूजिक सुनती है या आपके रिलैक्सेशन के लिए
कौन से जॉनर का म्यूजिक आप पसंद करती है? सॉरी, मैं पहली बात तो सिर्फ हिंदी म्यूजिक सुनती हूँ मैं। अच्छा। आई एम वेरी इंडियन बाय हार्ट, तो मुझे सिर्फ हिंदी म्यूजिक सुनना ही अच्छा लगता है। मैं और कोई लैंग्वेज नहीं सुनती, और अगर हिंदी सुनती हूँ तो मुझे बहुत सोलफुल म्यूजिक पसंद है। लाइक आई लाइक लॉट ऑफ मीनिंगफुल सॉन्ग्स जिसके जिसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। तो वो अच्छा। स्पेशली हमारे जो पुराने सॉन्ग्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उनके कुछ कलेक्शन है जो मैं बहुत सुनती हूँ। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ गुलजार साहब, आर डी बर्मन, किशोर जी, किशोर साहब, आई एम रफी साहब। इन सबके सॉन्ग्स मुझे बहुत सोलफुल लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। फिर कुछ गजल्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं सुनती हूँ। बस यही यही जॉनर का म्यूजिक मुझे पसंद है, मैं सुनना पसंद करती हूँ। आशा जी के सॉन्ग्स हो गए, आर डी बर्मन साहब हो गए, गुलजार साहब हो गए, दे आर ऑल माय फेवरेट। सो मेरी जो प्लेलिस्ट होती है उसमें सारे यही सॉन्ग्स होते हैं। आपने एक कॉर्ड स्ट्राइक कर लिया मेरे साथ, क्योंकि मैं भी पास टाइम के लिए गाता हूँ, और और बहुत ये और ऐसे ही गाने गाना पसंद करता हूँ। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जरूर आप करना चाहिए आपको प्रमोशन। नहीं नहीं, मैं आपने जब गुलजार साहब का नाम लिया तो आपने एक स्टोरी डाला था उनके बर्थडे पे शायद, अ, यस और जो गाना था वो राह पे चलते हैं, यस। वो मैंने गाया था। और मैं लगातार जब से मिडिल ऑफ अप्रैल से मैं गाने का एक स्ट्रिक चल रहा था मेरा, जो कैरियोकी मिलता है ना, वो ट्रैक लगा के मैं गाता। तो आपके जब स्टोरी देखा तो मुझे उस दिन का गाना मिल गया, ओह तो ओके। मैंने उस दिन वो गाया था। ओह वाओ। या अच्छा, मेरी स्टोरी से मिला आपको वो गाना? हाँ हाँ, ओके। क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि जो भी मेरा नेचुरल फीलिंग है, जो जिस मैं कुछ प्लान नहीं करता था कि आज ये गाऊंगा कल वो गाऊंगा, जो भी उठ के जो भी मूड था, जो भी गाना मन में आता था वही गाता। तो लेकिन जब किसी के डेथ एनिवर्सरी या बर्थडे या ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होते थे, लाइक किशोर दा के या किसी, तो मुझे तब आपका स्टोरी देख के तब मैंने डिसाइड कर लिया मैं यही गाऊंगा, हाउ स्वीट। क्योंकि मैं किसी सॉन्ग को रिपीट नहीं करता। तो फिर अच्छा, कुछ नया गाना ट्राई करने को अच्छा लगता है। तो मैं बस यही मेरा जो जॉनर है जो आपने भी बोला, हाँ, यही ऐसे ही सॉन्ग मैं सुनती हूँ मुझे। अच्छा। तो बहुत से सॉन्ग्स मैंने वही तरीके गाए हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा अपना यूट्यूब चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर कीजिएगा, मैं जरूर सुनूंगी, जरूर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पेट लवर हैं या पेट ओनर हैं? आ, पेट्स हैं? नो, ना, ओके। मुझे लगता है कि जो जानवर होते हैं उनको घर में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उनकी जगह खुली है, उनको खुले में रहना चाहिए। सो आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ डॉग्स, आर वेरी, दे आर वेरी लविंग, डॉग्स बहुत लविंग होते हैं, बट समहाउ मैं बहुत पेट लवर नहीं हूँ। तो आई डोंट हैव अ पेट, नो पेट। अगर पेट बनना है तो अमेरिका में बनना है और कहीं नहीं बनना है। मतलब आपको अगर जानवर बन के जन्म लेना है ना, यहाँ जितना प्यार उनको देते हैं ना, यहाँ यूरोप में कहीं हाँ, नहीं देते। क्योंकि उनके अगर कोई हम किधर भी जा रहे हैं 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए, तो किसी का घर हाजिर है आपके पेट की देखभाल करने के लिए, या उनके लिए होटल बने हैं। ओके। तो बहुत उनका देखभाल होता है। तो आपकी ट्रैवल जो आपने किया है आपके डांस शोज के लिए ये सब कुछ, लेकिन आई डोंट नो, आप बहुत यंग थी उस वक्त, लेकिन आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कहाँ है? जब ये कोरोना ये सब कुछ
हाँ, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका को छोड़ के वो भी लिस्ट में ऐड कर दीजिए। लेकिन आपको कहाँ जाना है? ड्रीम डेस्टिनेशन कहाँ कहीं? एक्चुअली वो ड्रीम तो नहीं है, क्योंकि मैं वो ड्रीम जी चुकी हूँ, मैं जा चुकी हूँ वहाँ पे। अच्छा। बट मैं दोबारा जाना चाहूंगी, और अगर मुझे मौका मिला तो यूरोप, या मैं उधर रहना चाहूंगी। एंड स्पेशली लंदन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं वहाँ रह चुकी हूँ। और वन ऑफ द फेवरेट सिटी है मेरी लंदन। मुझे पता नहीं, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ की पूरी वाइब मुझे बहुत अच्छी लगती है लंदन की। अच्छा। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में गई हूँ, ट्रैवल किया है, बट लंदन इज समथिंग आई रियली लाइक, एंड वुड लव टू गो अगेन। अगेन वन मोर प्लेस जो मैं दोबारा जाना चाहूंगी, मैं जा चुकी हूँ रोम। रोम भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इटली। दैट इज ऑल्सो वन प्लेस आई वुड लव टू गो अगेन, एंड एक्चुअली सच बताऊं तो सेटल देयर। ओह वाओ। आप कभी यूएस आई थी किसी शो? नहीं, मैं यूएस नहीं आई हूँ, बस यूएस नहीं आई हूँ मैं, बाकी सब जगह आई हूँ। तब तो आपको आना पड़ेगा। यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि बस मुझे कहीं ना कहीं से मौका मिले और मैं यूएस आ जाऊं। मुझे हाँ, यूएस आना है। यस, ये जब पैंडेमिक थोड़ा सा कम हो जाएगा और समय ठीक हो जाएगा तो आपको खुला इनविटेशन है, आप प्लीज आइए। अ, बिल्कुल बिल्कुल हम जरूर आपको होस्ट करेंगे वॉशिंगटन डीसी, अगर आप आए तो। यहाँ बहुत बिल्कुल। यहाँ अमेरिका के सबसे बेस्ट म्यूजियम्स हैं, सब हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री जो जो आपको अगर मालूम करना है तो आई इस। लव नोइंग अबाउट हिस्ट्री। मुझे हिस्ट्री वैसे भी बहुत पसंद है, हाँ, और हर जगह की मैं जाती हूँ तो मुझे एक एक अलग एक एक इंक्लिनेशन होती है वहाँ के बारे में जानने की। तो आई जस्ट वांट टू, यस, आई वांट टू एक्सप्लोर यूएस। मुझे आना है यूएस, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। लेट्स सी, जरूर आइए होपफुली। और हमको याद कीजिए जब भी जरूर। प्लान बने। आपके कुछ इधर शो भी रख सकते हैं या कुछ मीट और ग्रीट ऐसा कुछ रख सकते हैं तो। बिल्कुल, आप ऐसा प्लान कर सकते हैं अगर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आ सकते हैं हम, ट्रिप के साथ आ सकते हैं, टूर के साथ आ सकते हैं, बिल्कुल ट्रिप प्लान कर सकते हाँ, तो खाने में आपको स्वीट टूथ ज्यादा है या आप तीखा पसंद करती हैं? हैं। मैं तीखा पसंद करती हूँ, तीखा और खट्टा। मुझे, मैं मेरा भी। स्वीट टूथ नहीं है। मैं भी बहुत कॉमन बातें हैं हम दोनों And में। I'm a vegetarian, so that is also one thing. मैं वेजिटेरियन अच्छा। हूँ, और हाँ, तो मैं, मुझे सिर्फ ऐसा ही खाना पसंद है जो शाकाहारी है और घर का बना हुआ है। स्पेशली बाहर का भी मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ। अच्छा, आई अवॉइड ईटिंग आउटसाइड। घर का खाना मुझे अच्छा लगता है, अपने हाथों से बना हुआ। तो घर का खाना तो सबको तो बेस्ट लगता है। यस। लेकिन आप घर के खाने को छोड़ के अगर कोई कुजीन है इंटरनेशनल, कौन सा पसंद करते हैं आप? आई लाइक, मुझे चाइनीज अच्छा लगता है फिर। हम्म। और थोड़ा बहुत थाई मुझे अच्छा लगता है। बाकी बाकी सब इतने पैलेट नहीं है। जापानीज मुझे नहीं पसंद है ज्यादा, बट आई लाइक चाइनीज फूड। ऑथेंटिक चाइनीज फूड मुझे अच्छा लगता है, थाई भी अच्छा लगता या थाई तो अपना यहाँ के बहुत लोग पसंद करते हैं। है। यस, तो आई लाइक थाई फूड। आप कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको? कुछ यस, देखते हैं आप? मुझे मुझे मैं एक गेम, जो एक स्पोर्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं हम्म। ऑन अ रेगुलर बेसिस पे खेलती भी। मैं कल भी मेरे 2 मैच जीती हूँ। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, और क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ, मेरी बिल्डिंग में बहुत सुंदर सा बैडमिंटन कोर्ट है, लाइक प्रॉपर अच्छा। बना हुआ बैडमिंटन कोर्ट। तो हम्म। हमारे मैचेस होते हैं उधर, और मैं कल ही 2 मैच जीती रात को। तो यस, आई लव प्लेइंग बैडमिंटन अ लॉट। ओके। आपके फेवरेट किताबों में से किसी एक किताब का नाम भी? यस, मेरी फेवरेट किताबों में से अगर मैं नाम लूंगी तो वो है डॉटर्स ऑफ अरेबिया, एक्चुअली।
जीन सेसॉन की, अच्छा। और वो मुझे बहुत पसंद है। इट्स अ वेरी फेमस ऑथर, और उसी की काफी सारी एडिशंस हैं, डॉटर्स ऑफ अरेबिया, प्रिंसेस, तो ये वेल ऑफ अरेबिया, ऐसे करके काफी सारी उसकी एक पूरी एक सीरीज है। तो वो बुक, उनकी जो बुक्स हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और ऑलमोस्ट मैं पढ़ चुकी हूँ सारी, और पढ़ती रहती हूँ दोबारा। मुझे अच्छा लगता है ना, आई लाइक रीडिंग अबाउट, आई डोंट रीड फिक्शंस, मैं फिक्शंस नहीं पढ़ती। लाइक इफ यू टेल मी कि मैं नॉवेल पढ़ लूँ तो मुझसे वो रेजिस्ट ही नहीं होगा कि मैं वेट करूँ कि अब उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज आई नो दिस इज ऑल फिक्शन। ये तो लाइक इट्स लाइक अ सीरियल, राइट। कि मतलब किसी ने अपने ख्यालों में लिखा है। आई वॉन्ट टू रीड एंड नो अबाउट द रियलिटी। मैं अगर वो सच है, रियलिटी है, तो मैं पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कुछ रियल फैक्ट्स पे या रियल स्टोरी पे आधारित है कोई किताब, तो मैं बहुत बहुत पसंद करती हूँ। और वो बेसिकली ये जो मैं जो बुक बता रही हूँ आपको, प्रिंसेस सीन जेसॉन की, वो एक मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। कौन सी मूवी है जो आप बार बार देख सकते हैं और आपको बोर नहीं होगा? वो फिल्म है लम्हे और चांदनी। या जैसे मैंने कहा, आई फील द सेम वे। या कभी बोर नहीं होते। आप का फेवरेट पास टाइम क्या है? अगर आपको 2-3 घंटे का फ्री टाइम मिले तो आप क्या करेंगे? 2-3 घंटे का फ्री टाइम जो मुझे मिलता है, तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ, हम्म। और लाइक फिर मैं म्यूजिक सुनती हूँ एक प्रॉपर अपने ईयर प्लग्स लगा के, और फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना पसंद करती हूँ। देन आई डोंट वांट टू वॉच टीवी, और फिर मुझे कुछ भी नहीं करना है, आई जस्ट वांट टू जस्ट ले डाउन, एंड उसके बाद मैं अपने ईयर प्लग्स लगा के एंड माय फेवरेट प्लेलिस्ट मैं वो चला लेती हूँ। एंड देन प्रोबेबली फोन पे कभी थोड़ा देर इंस्टाग्राम, थोड़ा व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, चैटिंग कर ली। लाइक आई हैव इंटरनेशनल फ्रेंड्स। जिस दौरान मैं ट्रैवल करने गई थी, करी थी मैंने, उस दौरान से वो मेरे फ्रेंड्स हैं सब, आज भी वी आर इन टच। तो वो सब मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं, लाइक दे आर ऑल माय, लाइक माय, सकते हैं माय, हाँ, मतलब आज भी टच में है हम लोग इतने सालों के बाद। तो बस यही, मैं बहुत ही ज्यादा आई एम वेरी आउट गोइंग, लाइक कि बार बार पार्टीज करना, ये सब आए, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करती हूँ। लॉट ऑफ पार्टीज और बहुत सारे क्लबिंग व्लबिंग में, इन चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। क्या आप मिमिक्री कर सकती हैं? नो, आई एम वेरी बैड इन मिक्सिंग, बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। ऐसे ही पूछ लिया। तो आपके ये मेरी पत्नी का क्वेश्चन है आपके लिए कि ओके। आपके जो आज के जनरेशन के एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, कौन आपको पसंद है? मेल, फीमेल, या जो भी आपको पोटेंशियल आज लगता की है उनमें? आज की जनरेशन की। हाँ, आज की ओके, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। जनरेशन। आई मस्ट से आपकी वाइफ के लिए, एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ना बहुत इतना बहुत देखती नहीं हूँ, अच्छा। मेरे को बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं एक आध नाम लूँ तो आई लाइक विकी कौशल, आई थिंक इज वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा कर रहे हैं विकी कौशल। और उनका एक मुझे अच्छा लगता है काम आजकल, और उससे ज्यादा नया तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि नहीं नहीं एक तो ये, नहीं नहीं, हाँ, उनके एक लेवल तो ये पेंडेमिक है, तो फिल्में विल्में अभी तो देखना तो बंद ही है बिल्कुल भी। हाँ। और मैं बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स और सीरीज भी एक्चुअली सच बताऊं तो नहीं देखती, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा, नहीं देखती। मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ। मतलब मैं, फिर वो क्या होता है ना कि आपको आदत लग जाती है, तो यू जस्ट वांट टू फिनिश इट ऑफ, और वो फिनिश इट ऑफ के चक्कर में आप
पता नहीं कितने घंटे आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी ऐसी लेट बैक टाइप की हूँ। अच्छा। मैं नहीं देखती, मेरे में पेशेंस ही नहीं, मैं नहीं देख सकती नहीं। तो एक आध ये एक्टर है जो मुझे अच्छे लगते हैं, बाकी तो आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट जॉब, दे ऑल आर वेरी नाइस, दैट्स व्हाई दे आर हियर, दैट्स व्हाई दे आर सीन, दैट्स व्हाई दे आर देयर, तो दे ऑल कमेंडेड, जितने भी लोग हैं। आई जस्ट कांट नेम वन दैट, वो ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। आई थिंक दे ऑल आर वेरी ग्रेट, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। अच्छा, तो हमारे सब सवाल खत्म हो गए अभी, और बहुत समय भी हो गया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप थैंक यू, इतना समय हमको दिया। थैंक यू। और जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे दिवाली आ रही है, जो बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारा, उसके लिए आप कुछ कहिए अपने हमारे दर्शकों के लिए, दिवाली की विशेष दीजिए। और उसके बाद बहुत बहुत स्पेशल दिन आने वाला है, जो सभी आप जो पोस्ट डालती है उनमें एक टाइमर लगा हुआ है, वो काउंटडाउन है आपके जन्मदिन का। ओह अच्छा। एक्चुअली वो यस स्पेशल डे आपके है यार। फैंस बहुत पोस्ट डालते हैं ना, आप उसको रीपोस्ट करते हैं, तो उसमें वो टाइमर है ये कि श्वेता रोज डालते हैं और वो हर दिन का काउंटडाउन है उनका चल रहा है। चल रहा है। शायद उनको ज्यादा काउंटडाउन, उनको ज्यादा एक्साइटमेंट है आपसे ज्यादा बर्थडे की। एक्चुअली ये आपके जो वर्ड्स है, ये जो सेम बात है, मुझे कल मेरा जो ब्रदर है उसने कही कि दीदी मुझे लगता है कि तेरे खुद के बर्थडे के कि तूने इतना कभी वेट नहीं किया जितने तेरे फैंस तेरे बर्थडे का इंतजार कर रहे हैं। सो या ही जस्ट सेड दिस यस्टरडे टू मी, एंड ये फैक्ट है। वो एक्चुअली इतनी प्लानिंग उनकी चल रही है कि पता नहीं क्या ही दिन आने वाले। सो दैट इज ऑल देयर लव। और यहाँ जाते जाते मैं सबको ये बोलूंगी, दिवाली आ रही है, बट कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना भी है, और हमको यही सब ध्यान में रख के इस बार त्योहार सारे मनाने हैं। तो प्लीज सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए, और क्रैकर्स से दूर रहिए। आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी। दिया जलाना है हमें, मिठाइयाँ खानी है, दैट इज दिवाली। पूजा करनी है, ब्लेसिंग लेनी है भगवान की, प्रेयर करनी है, दैट इज दिवाली। बड़ों का आशीर्वाद लेना है, दैट इज दिवाली। और लोगों से मिलना है, दैट इज दिवाली। मिठाइयाँ बांटनी है, मिठाइयाँ खानी है, मुंह मीठा करना है। तो बस यही चीजों का ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए सब लोग दिवाली पे। और ये प्रे करना है कि ये जल्दी से जल्दी ये जो पेंडेमिक है और ये कोरोना है, ये हम सब इससे सब उभर जाएं, और बस ये दिवाली के बाद एक नई शुरुआत, फिर से हम बैक टू द सेम आ जाए, बैक टू द सेम ट्रैक। we'll all just shine like a bright star फिर से। तो जाने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट है मेरा, Okay. मैं जो हमने अभी 2 ओकेजन्स मेंशन किए हैं, दिवाली और आपकी बर्थडे, तो आप सब आपने तो वर्बली विश कर लिया, लेकिन मैं आपसे एक महाराष्ट्र की एक लाइन सुनना चाहूंगा। Okay. तो वो आपकी दिवाली गिफ्ट होगी सब आपके फैंस के लिए, और मैं आपके लिए सब आपके फैंस की तरफ से आपके बर्थडे पे मैं एक गिफ्ट देना चाहूंगा कि मैं उसका इंट्रो गाऊं आपके लिए। Oh wow, how nice. तो मैं अभी इंट्रो गाता हूँ, उसके बाद आप गाएंगी वो लाइन, कान्हा रे। प्लीज, थैंक यू। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करे। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करे।
तो अब आपका। काना रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया। हमको तो आपके साथ थोड़ा सा ड्यूएट गाने का भी मौका मिला। How sweet, thank you। और आप बहुत अच्छा गाते हैं, let me tell you, you have a very nice voice, very nice, seriously, थैंक यू थैंक यू। amazing। तो फिर से मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतना समय दिया हमको। जितना समय मैंने कहा था वो बहुत पहले उससे एक्सीड हो गए हम, लेकिन आ, आप बहुत पेशेंट हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत आपने पेशेंस रखा है हमारे लिए। तो फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड यूएस आने के लिए और आपके साक्षात आपसे मिलने के लिए। हाँ, मैं भी बहुत आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू दैट। सो जरूर हमें याद कीजिए। बिल्कुल। और मैंने जैसे कहा है, कुछ ना कुछ आपके फैंस जो इधर हैं उनसे आपको फेस टू फेस मिलाने की कोई प्लान बनाएंगे जरूर। बिल्कुल प्लान बनाइए और मैं बिल्कुल जरूर आऊंगी पहली फुर्सत में, जैसे ही आप प्लान बनाएंगे। जरूर। तो अच्छा, धन्यवाद आपका फिर से। आप स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, और थैंक यू, आप भी स्वस्थ आपकी रहिए। आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी तरह से मनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपके बर्थडे पे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। प्लेजर टॉक। राधे राधे। राधे राधे।